प्रिय प्रतियोगी मित्रों, सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास विषय का विशेष महत्व है। बिना इसके समुचित ज्ञान के इस परीक्षा में सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। इतिहास को हम दो भागों, भारत का इतिहास और विश्व के इतिहास में विभाजित कर सकते हैं। विश्व के इतिहास का सिलेबस आईएएस, पीसीएस की मुख्य परीक्षाओं में और यूजीसी में है। बाकी अन्य परीक्षाओं में भारत के इतिहास का सिलेबस ही है। भारत के इतिहास के सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से आगे हम व्याख्या करेंगे, लेकिन अगर हम एक वाक्य में इसके सिलेबस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इसी से इसकी पूरे सिलेबस की व्याख्या की जा सकती है। अब हम इसी भारत इतिहास और संस्कृति की विस्तृत व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम भारत की बात करना चाहते हैं। क्यों भारत की बात? क्योंकि हमारा इतिहास इसी भारत देश में निर्मित किया गया है। हम भारत का एक मानचित्र बनाना चाहते हैं और इस मानचित्र में नदियों को विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो सके कि कोई नगर कहाँ पर स्थित है, कोई लड़ाई किस जगह पर हुई। क्योंकि इतिहास का भूगोल से गहरा संबंध है, इसीलिए हम सबसे पहले भारत का मानचित्र बना रहे हैं। देखिए, ये भारत का मानचित्र है। इसमें अनेक नदियां हैं। सबसे पहले ये सिंधु नदी है। इस सिंधु का उद्भव हिमालय क्षेत्र से है और यह अरब सागर में आकर गिरती है। वर्तमान में भारत और ज़्यादा इसका हिस्सा पाकिस्तान में है। यह भारत की प्राचीनतम नदी थी। इसके बाद सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास, ये 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पंजाब क्षेत्र में है। फिर सरस्वती और दृश्यवती। सरस्वती वर्तमान में राजस्थान के विंसन में विलीन हो गई है। वर्तमान में इसकी पहचान घग्गर नदी से की जाती है। इसी तरह दृश्यवती भी विलीन हो चुकी है। इसकी पहचान वर्तमान में चौतंग नदी से की जाती है। ये यमुना है, ये गंगा है। ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं वही हमारा प्रयागराज है। यह भारत का सबसे बड़ा दोआब माना जाता है। इसके बाद हम नीचे आते हैं नर्मदा। नर्मदा को उत्तर और दक्षिण की सीमा रेखा माना जाता है। प्राचीन काल में एक विद्वान राजशेखर मुनि, इन्होंने ही नर्मदा के किनारे बैठकर काव्य मीमांसा और विद्याशाल भंजिका जैसी पुस्तकें लिखी और इन्होंने नर्मदा को उत्तर और दक्षिण की सीमा रेखा माना। नर्मदा के नीचे ताप्ती है, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी और वेंगई जो पांड्य राज्य में थी और पांडवों की जीवन रेखा मानी जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा यमुना दोआब सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कृष्णा तुंगभद्रा के बीच स्थित रायचूर दोआब अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत में गंगा यमुना दोआब के पास ही भारतीय इतिहास के पहले वंश हर्यक वंश की स्थापना हुई थी और यहीं पर राजगिरी, पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली जैसी राजधानियां रही थी। इसी प्रकार दक्षिण में रायचूर दोआब को लेकर ही सारे युद्ध लड़े गए। एक राज तुंगभद्रा के नीचे और एक तुंगभद्रा के उत्तर में होता था और दोनों के बीच में रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष होता था। जैसे यहाँ पर चोल राज्य, यहाँ पर चालुक्य, उनके बीच संघर्ष रायचूर दोआब को लेकर। यहाँ पर विजयनगर और यहाँ पर बहमनी, इनके बीच भी रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष।
वेंगई सुदूर दक्षिण में है। इसे पांडवों की जीवन रेखा माना जाता है। दक्षिण के दो भाग हैं, एक डेक्कन, दूसरा सुदूर दक्षिण। डेक्कन नर्मदा से लेकर कृष्णा तक है और सुदूर दक्षिण कृष्णा से लेकर के दक्षिण तक का भाग है। इस भारत की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद का संकलन यही सप्त सैंधव क्षेत्र में किया गया। ऋग्वेद में ही उत्तर भारत की इन सभी नदियों का प्राचीनतम उल्लेख है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख है, जबकि सिंधु का सबसे ज्यादा बार और सरस्वती की सबसे ज्यादा महत्ता थी। ऋग्वेद की प्राचीनतम भाषा संस्कृत और प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद पहले संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसी प्रकार दक्षिण भारत की प्राचीनतम पुस्तक तोलकाप्पियम थी। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो द्वितीय संगम में लिखा गया। इसकी प्राचीनतम भाषा तमिल, दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा तमिल और प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी थी। ये भारत का भौगोलिक मानचित्र है। इसी में हम अपने इतिहास का निर्माण करेंगे। यह भारत एक सजीव देश था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए। प्राचीन काल में इस भारत के अनेक नाम प्रचलित थे। इसमें से कुछ नाम की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले भारत, यह हमारे देश का प्राचीनतम नाम है। पौराणिक मान्यता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार ऋग्वेद के प्राचीनतम वंश भरत वंश के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। जैन परंपरा के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें भारत शब्द का उल्लेख है। अभिलेख की महत्ता प्राचीन काल में सबसे ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए प्रश्न पूछा भी जाता रहा है। फिर इंडिया, यूनानी या ग्रीक, हमारी प्राचीनतम नदी सिंधु अर्थात इंडस के नाम पर इस देश को इंडिया कहकर पुकारते थे। हिंदुस्तान आज भी लोकप्रिय है। अरबों ने 8वीं शताब्दी में इस देश को हिंदुस्तान कहकर पुकारा, लेकिन इसके पहले फारस वालों ने भारत की प्राचीनतम नदी सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा। हिंदू से उन्होंने इसे हिंदू कहा। आगे चलकर अरबों ने हिंद देश के लोगों को हिंदुस्तान कहा। आर्यावर्त, भारत की प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति में नर्मदा के उत्तर में स्थित संपूर्ण उत्तर भारत के लिए आर्यावर्त शब्द प्रयोग किया गया है। इसी स्मृति में सरस्वती और दृष्टवती के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि, विंध्याचल के पास के क्षेत्र को मध्य देश और नर्मदा के उत्तर में संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा। प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्यों में हमारे देश को जम्बूद्वीप भी कहा गया है। हमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जम्बूद्वीप का शासक हुआ। हिब्रू भाषा में इस देश के लिए हुड्डू शब्द प्रयोग किया गया है। हिब्रू प्राचीन भाषाओं में से है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 भाषाओं में इसका भी स्थान है। तिएनचू, प्रारंभिक चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू शब्द प्रयोग किया।
वैसे यह शब्द उन्होंने मुख्यतः पंजाब और सिंध के लिए प्रयोग किया। आगे चलकर ह्वेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में इस देश को इंतु कहकर पुकारा। इस प्रकार हमारे देश के बहुत से नाम प्रचलित हैं। इसी देश में हम अपने प्राचीन इतिहास का निर्माण करने वाले हैं।